चलो, तो अभी तक जो भी देख रहे थे उसमें त्वरित नहीं था, है ना। जो गाड़ी आगे बढ़ रही है, जो ट्रॉली आगे बढ़ रही है, वो त्वरित नहीं है। अब मैं त्वरित ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगला केस ले लेते हैं, केस 2 कर देते हैं इसको। केस 2 एक्सेलरेटेड, है ना, एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म। त्वरित है, त्वरित तल मान, ठीक है। अब सुनो क्या हो रहा है इसमें। जो ट्रॉली था खुला हुआ, वो अब त्वरित है, ठीक है। तो इसकी प्रारंभिक वेग मान लो u है, इस समय u है, और वो a से त्वरित है इसी दिशा में a, ठीक है। ये बात है। अब सुनो, यहाँ पर वही है एक ऑब्जर्वर, इसने गेंद ऊपर की ओर फेंकी है, इसने ऐसे उछाला है v वेग से, ठीक है। तो ये है O1 और यहाँ पर है ग्राउंड में कौन है, O2, ठीक है। तो ये इसको देखेगा और ये खुद भी अपने आप को देख रहा है, ये ट्रॉली के सापेक्ष इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के सापेक्ष आप निकाल के देखिए क्या क्या परिवर्तित होगा, क्या वही रहेगा, सब कुछ ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलो O2 के लिए, O2 के लिए या O2 के सापेक्ष, O2 के सापेक्ष कुछ भी नहीं परिवर्तित हो रहा है। जितना भी हमने पहले पढ़ा था सब कुछ वैसा ही लगेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि O2 को जो ओडियन काल है समय और जो मैक्सिमम हाइट है, अधिकतम ऊंचाई, ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा उसको, ठीक है ना। अच्छा, तो O2 के सापेक्ष क्या होगा देखते हैं। O2 के सापेक्ष ओडियन काल T क्या होगा, T होगा, ये वाला वेग ही केवल ओडियन काल में आता है, क्योंकि इस त्वरण का कोई भी असर अपने लंबवत नहीं लाएगा, है ना। त्वरण का कोई भी असर अपने लंबवत दिशा में नहीं होता। ये हमने प्रक्षेप्य गति में भी पढ़ रखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, है ना। ये इसके लंबवत है, तो इस त्वरण का कोई भी असर इसमें नहीं होगा। तो आप क्या इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, 2v/g, ये हो गया ओडियन काल, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब बहुत बार कर चुके हैं इसको। उसके बाद अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई भी केवल y दिशा की ओर जो वेग होता है उसी पे निर्भर करता है। तो ये क्या होगा, v²/2g, अधिकतम ऊंचाई आ गया और समय ओडियन काल भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इस वेग के बारे में अगर देखा जाए, समझना बात को, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही इसके हाथ से ये निकल गया, है ना, जैसे ही इसके हाथ से ये छूट गया, वैसे ही इस त्वरण का कोई भी असर इस गेंद में नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो गेंद है, इस गेंद को इसने प्रारंभिक वेग y दिशा की ओर v दिया गया है और x दिशा की ओर u था क्यों, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है और उस समय उसके हाथ से वो निकल गया। तो त्वरण का कोई भी असर अब इसमें भी नहीं होगा, अब u में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको इस दिशा में जाता हुआ दिखेगा, ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से जाता हुआ दिखेगा, तो इसमें एक परास भी आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो दो हो गया, अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, वो है परास, ठीक है। तो परास R,
परास। क्या होगा बताओ? परास किस पे निर्भर करता है? एक्स दिशा की ओर जो वेग है उसको उड्डयन काल से गुणा कर देते हैं, है ना? तो u गुणा क्या रहा उड्डयन काल? 2v/g, ये आ गया। तो देखा जाए तो O2 के लिए कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे आप त्वरित रखें या त्वरित ना रखें, सब कुछ वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से जैसे ही निकल गया ना, निकलते ही इसके त्वरण का कोई भी असर इस गेंद के x दिशा की ओर, x अक्ष की ओर जो वेग है उसमें कोई भी असर नहीं होता। ठीक है? ये आपको मैंने बलून वाले में भी बताया था। बलून वाला याद होगा कि अगर वो ऊपर बलून तो त्वरित है और उससे अगर एक पत्थर आपने गिरा दिया तो बलून का जो वेग होता है वो उस पत्थर में, उस कण में आ जाता है, लेकिन उस बलून का कोई भी त्वरण उसमें नहीं आएगा। वही चीज़ इसमें भी लग रहा है। ठीक है ना? तो ये O2 के सापेक्ष हमने पढ़ लिया। अब O1 के सापेक्ष पढ़ते हैं। O1 जो है वो कहाँ पर है? एक त्वरित तल पर है। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या होगा? वही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, O1 के सापेक्ष, O1 के सापेक्ष अब O1 के सापेक्ष आपको पढ़ना है। ठीक है? चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो O1 के सापेक्ष उड्डयन काल क्या होगा? उड्डयन काल, तो उड्डयन काल के लिए कौन सा वेग देखते हैं? y दिशा की ओर, y अक्ष की ओर जो होता है वो देखते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि इस त्वरण का कोई भी असर y अक्ष की ओर नहीं होगा क्योंकि वो लंबवत है। तो फिर इसका मतलब इसके लिए भी वही उड्डयन काल रहा जो O2 के लिए। ठीक है? तो O1 के सापेक्ष और O2 के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष उड्डयन काल बराबर होगा। ठीक है? उसके बाद अधिकतम ऊंचाई भी देख लें अगर hmax, तो वो भी केवल y अक्ष के वेग पे निर्भर करता है। तो वो क्या होगा? v²/2। तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे आप O2 के सापेक्ष देखें या O1 के सापेक्ष देखें। ठीक है? लेकिन जो परास है उस पर निर्भर, उस पर जरूर असर आएगा। ठीक है? तो चलो परास की ओर बढ़ते हैं। परास है ना, रेंज परास, ये देखते हैं किसके सापेक्ष पढ़ रहे हैं? O1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष। ठीक है? चलो, तो परास होता क्या है? परास होता है x अक्ष की ओर जो दूरी है वो होता है, ये होता है परास। ठीक है ना? तो फिर सारे का सारा चीज मुझे x अक्ष की ओर सारी बातें मुझे लिखनी पड़ेंगी, है ना? तो x या फिर क्षैतिज दिशा एक ही बात है ना? तो x अक्ष की ओर क्या दिखेगा? u प्रारंभिक। अब क्योंकि मैं O1 के सापेक्ष लिख रहा हूं तो मुझे सापेक्ष वेग लिखना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी लिखना चाहिए। ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? किसके सापेक्ष? O1 के सापेक्ष। ठीक है? तो आपको क्या लिखना है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग किसकी? गेंद की। किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। तो x अक्ष की ओर बॉल लिख देता हूं, B फॉर बॉल, और किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। ठीक है? तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1। ठीक है? समझ में आया? उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ इन द x डायरेक्शन, x अक्ष की ओर, किसकी?
गेंद किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। ठीक है, आ रहा है समझ? या मैं पूरा वेग लिख दूं, कंप्लीट वेग लिख दूं, जैसा बोलो आप। तो एक्स अक्ष की ओर तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एस सापेक्ष निकालना है, रिलेटिव। ठीक है, किधर, एक्स अक्ष की ओर, ये निकालना है। तो ये क्या होगा, u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या क्या लिख रहा हूं? मैं x अक्ष की ओर O1 के सापेक्ष सब कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, तो यही तो है x रिलेटिव x दिशा में, है ना, यही तो है परास। तो ये क्या लिखोगे, परास किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। सही है, चलो तो अब सभी चीज का मान लिखते हैं। तो ये भी इन दोनों को लिखते हैं, समझना। प्रारंभिक वेग गेंद की, प्रारंभिक वेग गेंद की x अक्ष की ओर इस O1 के सापेक्ष क्या होगा, दोनों का x अक्ष की ओर तो बराबर बराबर वेग है ना। आपके खुद का वेग वही होता है जो ये ट्रॉली का वेग होता है। ट्रॉली अगर इस दिशा में चल रही है और आप वहीं पर खड़े हैं तो आपकी भी वेग वही होगी। इसका मतलब ये गेंद की भी वेग इस दिशा में u है और ये ट्रॉली या वो जो ऑब्जर्वर है उसका भी वेग वही है। तो इन दोनों का वेग क्या हो गया, u माइनस u। तो ये क्या बन गया, 0। सिंपल सी बात है। इस ट्रॉली के सापेक्ष ये इस दिशा में थोड़ी जाता हुआ दिखेगा। आप खुद अगर गाड़ी में हो, गाड़ी आगे चल रही है, तो आपको खुद में ये जो गेंद पकड़ के रखे हो वो आगे जाता हुआ दिखेगा क्या? आपको नहीं दिखेगा। आपके सापेक्ष वो 0 वेग से जाता हुआ दिखेगा, या मतलब नहीं जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जो बाहर है उसको जरूर दिखेगा, इस अक्ष की ओर इसकी u वेग है, जैसे u इसने लगा दिया था। करेक्ट, तो ये 0 हो गया। अब आते हैं त्वरण पे। इस गेंद का त्वरण x अक्ष की ओर, है ना, x अक्ष की ओर क्या होगा? तो जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया ना, छोड़ने के बाद की बात हो रही है, जब आपके हाथ से ये छूट गया है, तो मैंने कहा था कि जैसे ही उसके हाथ से छूटता है तो केवल वेग वही पकड़ लेगा, लेकिन त्वरण बिल्कुल उससे खत्म, तो त्वरण भी खत्म। ठीक है, तो उसके हाथ से अलग होने के बाद आप उसको पढ़ रहे हैं, तो अलग होने के बाद इस तरह हटा दो यहां से हाथ, तो अलग होने के बाद त्वरण नहीं मिलेगा इसको। अब वो हवा में है, तो हवा में त्वरण किस दिशा में होती है? तो वो लंबवत और नीचे होती है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। लेकिन आप x अक्ष की ओर पढ़ना चाह रहे हैं, तो x अक्ष की ओर या क्षैतिज दिशा की ओर इस गेंद का कोई त्वरण नहीं है। ठीक है, तो फिर आप गेंद का त्वरण क्या लिख रहे हैं, 0। किधर, x अक्ष की ओर, है ना, ये x है क्षैतिज दिशा की ओर। तो गेंद का त्वरण 0 है क्या? नहीं, गेंद का त्वरण नीचे है, लंबवत कितना है, g। x अक्ष की ओर कुछ है क्या? नहीं, वो 0 है। तो ये मैंने x अक्ष की ओर लिखा है, समझना पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। x अक्ष की ओर गेंद का त्वरण 0 है, लेकिन गेंद का त्वरण है, हाथ से छूटते ही त्वरण है, और वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो आ रहा है g है ना, g। तो g नीचे होता है, तो x अक्ष की ओर नहीं है। ठीक, माइनस क्या 1 मतलब ये खुद, उसका कोई त्वरण है? हाँ, ये ट्रॉली के ऊपर है, तो जो ट्रॉली का त्वरण होगा वही उसका त्वरण होगा। तो इसकी एक्सेलरेशन आगे है, तो इसको मैंने प्लस ही रखा, यहाँ माइनस था तो माइनस a हो गया।
तो सापेक्षिक त्वरण क्या आ गया, माइनस ए। ठीक है, चलो अब सभी का मान यहां रख दो, तो रखने पे क्या आएगा, एस रिलेटिव की जगह आपने लिख दिया आर, यू रिलेटिव हो गया 0, ये हो गया 0, तो ये पूरा भी 0 हो गया। उसके बाद इसके जगह रखिए प्लस ए रिलेटिव हो गया माइनस ए, और ओडियन काल कितना है, ओडियन काल है 2v/g का होल स्क्वायर। तो क्या आया त्वरण, देख परास क्या आ रहा है, माइनस हाफ ए 4v²/g²। ठीक है, ये आया। ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ इससे ये समझना है कि ये माइनस क्या बताना चाह रहा है। तो माइनस ये बताना चाह रहा है कि देखिए जहां से आपने फेंका है वो हो गया 0 0। ठीक है, तो आंसर आपका आ रहा है माइनस। इसका मतलब ये आगे नहीं जाएगा, ये पीछे जाएगा, इधर इधर दिखेगा। ऐसे कैसे हुआ सर, पीछे चला जाएगा, समझ नहीं आया। समझो बात को, जब त्वरित है और आप ऊपर फेंकते हैं ना, ऊपर फेंक रहे हो बिल्कुल, और त्वरित है, तो आप ज़्यादा दूरी तय करेंगे और गेंद कम दूरी तय करेगा, तो आपको पीछे गिरता हुआ दिखेगा, आपको दिखेगा पीछे गिरता हुआ। लेकिन जो O2 है, O2 यानी कि जो ग्राउंड पर है, उसको ये आगे जाता हुआ ही दिखेगा। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये गेंद आगे जाता हुआ O2 को तो दिखेगा, लेकिन ये खुद जो है वो आगे चल चुका होगा। मतलब O1 यहाँ होगा, यहाँ पे O1 होगा, ठीक है, और गेंद यहाँ जाके गिरेगी ऐसे। इसका मतलब O1 के पीछे ही गिर रहा है, O1 के सापेक्ष इसका माइनस में आंसर आएगा, लेकिन O2 के सापेक्ष ये प्लस में होगा क्योंकि वो आगे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है जब त्वरित तल में, त्वरित ट्रॉली में कोई वस्तु है और उसको आप फेंकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैसे इसको करना है। तो किसी के भी सापेक्ष पूछा जा सकता है आपको कि ग्राउंड के सापेक्ष क्या होगा, जमीन के सापेक्ष के कैसा दिखाई देगा, तो कोई असर नहीं होगा। क्यों? उसके हाथ से निकलते ही, जैसे ही वो छूट जाता है, निकलते ही क्या होता है, वो हवा में आ गया, और हवा में आने के बाद इस ट्रॉली का कोई भी त्वरण इस पर नहीं लगेगा। आया समझ? ठीक है, अब इसके सापेक्ष या ट्रॉली के सापेक्ष या फिर उस ऑब्जर्वर O1 के सापेक्ष अगर देखा जाए तो वो उसके पीछे गिरता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ज़्यादा दूरी तय कर चुका होगा उतने ही समय में। ठीक है, हाँ, समय उड्डयन काल वाला और अधिकतम ऊंचाई, इन दोनों में कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही केवल y अक्ष की ओर के वेग पे निर्भर करता है, और ट्रॉली तो x दिशा की ओर चल रही है ना, इसीलिए कोई भी असर उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई में नहीं हुआ। लेकिन परास में हो गया, क्षैतिज परास में हो गया, क्योंकि क्षैतिज दिशा की ओर इस प्रकार वेग परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार त्वरण में परिवर्तन आ रहा है, तो इसीलिए सापेक्षिक जो विस्थापन है वही उसका परास है, उस पर असर आ गया और वो माइनस में आ रहा है। तो माइनस ये बताता है कि इस ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके पीछे गिरेगा। ठीक है, तो ये बात थी जिसमें रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या है कि एक मनुष्य है, वो
5√2 यहाँ से 45 डिग्री के कोण पे गेंद को फेंक रहा है इस प्रकार, ठीक है। और जिसके ऊपर वो है उसकी प्रारंभिक वेग 10 है और त्वरण भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो गेंद जब ये वापस गिरेगी तो इस ओवन को कहाँ पे गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो मनुष्य है इसके सापेक्ष गेंद कहाँ गिरेगी, ठीक है, अपने प्रारंभिक प्रारंभिक स्थिति से कहाँ गिरता हुआ दिखेगा। या फिर वो छोड़ दो, अपने से जहाँ वो रुकेगा ना, या जहाँ वो होगा जब वो गेंद गिर रही होगी तो उसके सापेक्ष कहाँ गिरता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, परास निकालना है, किसके सापेक्ष, ओवन के सापेक्ष, ठीक है ना। ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसका भी नाम मैं ओवन लिख देता हूँ, इसका नाम ओवन है, ठीक है। तो ओवन के सापेक्ष गेंद कहाँ गिरेगी, ठीक है, समझ आया। ओवन के सापेक्ष गेंद कहाँ गिरेगी, तो आपको क्या करना है, वही परास ही निकालना है ना। तो ओवन के सापेक्ष आपको लिखना है, ओवन के सापेक्ष। तो आप क्या लिखेंगे, S रिलेटिव बराबर U रिलेटिव इंटू टी, हाँ तो टी ही आ जाएगा, प्लस हाफ A रिलेटिव टी स्क्वायर। रिलेटिव मतलब समझ में आ रहा है, सापेक्षिक, ठीक है। तो S रिलेटिव भी आपको निकालना है। अब U रिलेटिव किस दिशा की ओर, X अक्ष की ओर, ये किस दिशा की ओर, X अक्ष की ओर, ठीक है ना। अच्छा, तो U रिलेटिव क्या होगा, अब देखो ध्यान से, आपके इस वेग के x घटक को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख रहे हैं, U रिलेटिव को मैं इधर लिख दूँ, अलग से इधर लिख देता हूँ। U रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, किसके सापेक्ष, ओवन के सापेक्ष, किसकी, गेंद की। तो UB माइनस UM, M मतलब मैन हो गया, मनुष्य, है ना। तो गेंद का वेग क्या है, x अक्ष की ओर, तो इसका एक घटक ले लो इस दिशा में, तो क्या आ जाएगा 5√2 cos 45, तो 5 ही होगा वो। समझ में आया क्या किया मैंने, 5√2 cos 45, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, √2 कैंसिल, तो आंसर 5। तो इधर भी क्या होगा, इधर भी 5 होगा। आया समझ। तो ये x अक्ष की ओर कितना आ गया, 5, और मनुष्य का वेग क्या है, x अक्ष की ओर 10, तो ये क्या आ गया, -5। तो यहाँ आपने लिख दिया -5, ठीक है। अब उड्डयन काल का मान क्या है, वो ऊपर वाले वेग पे निर्भर करेगा। तो 2v/g, g का मान भी 10 लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 1, सही है। प्लस अब इधर आ जाओ, अब मैं इधर त्वरण लिखूंगा, है ना, A रिलेटिव, एक केवल x अक्ष की ओर लिख रहे हो आप, x अक्ष की ओर, तो गेंद का त्वरण माइनस मनुष्य का त्वरण, तो गेंद का त्वरण x अक्ष की ओर क्या होगा, जैसे ही आपने हाथ से छोड़ दिया x अक्ष की ओर उसकी कोई भी त्वरण नहीं होगी, ठीक है ना, केवल y अक्ष की ओर होगी, और वो कितना होगा, -g होगा, ठीक है। अच्छा, और मनुष्य का त्वरण क्या है, 10, तो कितना आ गया ये, -10, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, हाफ -10 t स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बताओ, -5, और ये भी क्या हो गया, -5, तो -5 कितना हो गया, -10 मीटर। मतलब समझ में आया, जब वो गिरेगा
ठीक है। जब वो गिरेगा तो जहाँ भी वो होगा, एक्चुअली में ये आगे बढ़ नहीं रहा, ट्रॉली ही आगे बढ़ रही है, तो मुझे यहीं पर ही दिखाना चाहिए इसको, ये यहीं पर ही होगा। तो ये इससे 10 मीटर दूर जाता हुआ दिखेगा, यहाँ गिरेगी ये, ठीक है, ऐसे गिरेगी। ये मान लो कि ऊंचा नहीं है, मतलब बहुत ही कम ऊंचा है, तो मैंने ये यहाँ से सब कुछ लिया है, ठीक है, यहाँ इस जगह पे मैंने माना है। तो इन दोनों की जो दूरी है वो ना के बराबर माना गया, ठीक है। तो चाहे वो ग्राउंड पे गिरे या ऐसा मान लो कि वो ट्रॉली के बीच में खड़ा था, है ना, और ट्रॉली पे ही गिर रहा है, ट्रॉली बहुत लंबी है तो ट्रॉली पे ही गिर रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो उससे वो 10 मीटर दूर गिरता हुआ दिखेगा, पीछे गिरता हुआ दिखेगा, दूर नहीं पीछे, तो 10 मीटर पीछे ये गेंद गिरता हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार के सवाल में आपको क्या याद रखना है कि इस पर तभी गिरेगा, वापस इसके हाथ में तभी आएगा जब एक्स अक्ष की ओर इन गेंद का और आदमी का या ट्रॉली का दोनों का वेग समान होगा, है ना। एक्स अक्ष की ओर दोनों का वेग अगर समान है तभी वो उसके हाथ पे गिरेगा। यदि ये त्वरित है तो कभी भी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार ऐसे फेंकेंगे तो आपके एक्स अक्ष की ओर जो वेग है और जो गेंद की एक्स अक्ष की ओर है कि वेग है वो दोनों बराबर होगी। क्यों? जैसे आप फेंकते हैं तो आपके हाथ का जो भी वेग है एक्स अक्ष की ओर वो उस गेंद पे आ जाता है। मैंने कहा था ना, कोई भी वस्तु किसी चलते हुए वस्तु से अलग हो तो केवल वेग उस पर आता है, त्वरण नहीं आता, ठीक है। तो यदि ये त्वरित है तब उसके हाथ पे नहीं गिरेगा, यदि त्वरित नहीं है तो उसको पकड़ लेगा वापस, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। एक सवाल और कर लेते हैं इस पर, ठीक है। चलो फिर शुरू करें। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि किसी भी गेंद को आप 53 डिग्री में 20 मीटर प्रति सेकंड पे फेंक रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये वापस मेरे हाथ में ही आ जाए, तो त्वरण का मान क्या होना चाहिए? ये सवाल है, उल्टा सवाल हो। यदि इसको वापस कैच करना है, अपने हाथ में लाना है, तो त्वरण कितना होना चाहिए, है ना। ये प्रारंभिक वेग 0 से शुरू हो रहा है, जो नीचे का कार्ट है, जो ट्रॉली है, वो 0 प्रारंभिक वेग से शुरू हो रहा है। उसका त्वरण क्या होना चाहिए ताकि वो उसको पकड़ ले, है ना। तो ए का मान क्या होगा ताकि गेंद उसके हाथ में आए, ठीक है। ये सवाल क्या होना चाहिए। तो मेरे लिए सवाल जो है उसको गणित में अगर कन्वर्ट करें, इसको अगर परिवर्तित करें, तो मुझसे क्या जानकारी दिया गया है और मुझसे क्या पूछ रहे हैं ये बताओ। तो देखो, मुझे ये निकालना है कि जब समय का मान उड्डयन काल होगा उस समय जो परास है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या बोलोगे आप, गेंद की विस्थापन मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के सापेक्ष, गेंद की विस्थापन मनुष्य के सापेक्ष एक्स अक्ष की ओर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। या तो ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, यही मुझे करना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स अक्ष की ओर आपको क्या चाहिए? वेग चाहिए और उड्डयन काल चाहिए। तो उड्डयन काल के लिए वाई अक्ष की ओर वेग चाहिए होता है, तो उड्डयन काल पहले निकाल लें। तो t बराबर क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना। ये इस पे निर्भर नहीं करता कि एक्स अक्ष की ओर क्या हो रहा है, वो तो केवल वाई अक्ष के वेग पे निर्भर करता है, सही है। तो चलो निकाल लें। 2u, u का मान कितना है? 20। साइन कितना लोगे? 53 डिग्री बटा जी। तो साइन 53 कितना होता है? 0.8 बोल सकते हो इसको।
तो 0.8 लिख लें इसको। चलो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 2 0.8, तो कितना आ गया 4 32, तो 3.2 सेकेंड। 3.2 सेकेंड में गेंद जो है उसकी विस्थापन एक्स अक्ष की ओर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए होगा, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, u रिलेटिव, ठीक है ना। तो किस प्रकार निकालेंगे, गेंद का मनुष्य के द्वारा किस दिशा में, एक्स अक्ष की ओर, ये निकालना है आपको। तो गेंद की जो एक्स अक्ष की ओर है ना, वो लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल एक्स डायरेक्शन में माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में गेंद की क्या होगी, प्रारंभिक वेग u cos थीटा, और इसकी क्या है, एक्स अक्ष की ओर 0 है, क्योंकि वो प्रारंभिक वेग की बात हो रही है और वो 0 था, ये वाला क्या था, 0 था। तो क्या आया, u cos 53, cos 53 कितना होता है, 0.6, 3/5 होता है ना। तो इसको लिख लिया आपने 0.6, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है सापेक्षिक त्वरण, एक्सेलरेशन, रिलेटिव, किसके रिलेटिव, गेंद का, किसके सापेक्ष, मैन के, किस दिशा में, एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एक्स डायरेक्शन में माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो गेंद का त्वरण एक्स अक्ष की ओर तो होगा ही नहीं, क्योंकि हाथ से वो छूट चुका है, तो छूटते ही त्वरण कुछ आएगा ही नहीं गेंद का, इस ट्रॉली के कारण जो भी सापेक्ष इसकी जो त्वरण है वो गेंद पर नहीं आएगी, क्योंकि उसके हाथ से छूट चुका है। लेकिन हाथ से छूटते ही इसकी प्रारंभिक वेग जरूर आती है उसमें, लेकिन वो तो 0 है ना। तो प्रारंभिक वेग एक्स अक्ष की ओर 0 है, तो इसकी जो ट्रॉली है उसकी प्रारंभिक वेग एक्स अक्ष की ओर 0 है। तो चलो ये तो मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया था। अब मैं यहाँ पे त्वरण लिखने की बात कर रहा था। तो गेंद की त्वरण एक्स अक्ष की ओर, तो गेंद की त्वरण एक्स अक्ष की ओर क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके हाथ से छूट चुका है, मैंने बताया भी आपको। तो उसके हाथ से छूटते ही एक्स अक्ष की ओर कोई त्वरण नहीं आएगा। लेकिन इस ट्रॉली का जो त्वरण है वही आदमी का त्वरण होगा एक्स अक्ष की ओर, ठीक है ना। तो मैन का त्वरण एक्स अक्ष की ओर क्या होगा, जो ट्रॉली का त्वरण है, ए, ठीक है। ये खैर कई बार कर चुके हैं ये, तो इसका क्या आंसर हो गया, -a, ठीक है। तो सापेक्षिक त्वरण क्या आया, -a, सापेक्षिक वेग क्या आया, 12, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला कंडीशन है ना, कि जब समय का मान ओडियन काल है उस समय एक्स अक्ष की ओर जो भी विस्थापन होगी वो 0 होगी। यही कंडीशन करना है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अब करते हैं एट t बराबर t, कितना मान है t का मान कितना है, 3.2, तो 3.2 s रिलेटिव किसके सापेक्ष, मैन के सापेक्ष, किस दिशा में, एक्स अक्ष की ओर, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलो लिख लो, s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, सही है क्या। s रिलेटिव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। u रिलेटिव कितना है, 12, समय कितना है, 3.2, ठीक है, प्लस हाफ a कितना है, -a, ये देखो निकल गया, और t कितना है, 3.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को यहाँ ले आओ, क्योंकि आपको a का मान ज्ञात करना है, सही है। तो a/2 है ना, ये दोनों एक साथ हो गए, इधर ले लिया मैंने 3.2 का स्क्वायर और 2 गुना 3.2, तो ये दोनों कट गए, 3.2 कैंसिल हो गए, सही है। अब देखिए इधर
इन दोनों को उधर भेज दो, एक साथ ही कर लेते हैं ना। तो 12 गुना 2 बटा 3.2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आंसर बता दीजिए। तो 2 से काट लें तो 1.6, ठीक है। 12 और 1.6 है, तो इसको कर लेते हैं 120 बटा 16, है ना। तो 16 से तो नहीं जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 और ये 30, 2 और ये 15, तो कितना आ गया 7.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि इस त्वरण से ये ट्रॉली आगे चले तब तो आप अगर 53 डिग्री में गेंद इस प्रकार फेंकते हैं तो आपके हाथ में गिरेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे हैंडल करेंगे, समझ में आया। तो ये सापेक्षिक गति था और द्विविमीय था, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल के पार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे कि अगर प्रोजेक्टाइल यानी कि दो प्रक्षेप्य यदि दो विपरीत दिशा में छोड़े जाएं तो उनको मिलने का या कोलाइड होने का, टक्कर खाने का क्या शर्त होगा, क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये है अगला टॉपिक, ठीक। अब दो प्रोजेक्टाइल, दो प्रक्षेप के बीच टक्कर होने की क्या स्थिति होनी चाहिए, है ना, क्या शर्त होना चाहिए, ये समझते हैं। तो ऐसा कुछ समझो कि यदि कि कोई दो वस्तु चल रहा है, आप खुद दौड़ रहे हैं और एक और दौड़ता हुआ कोई वस्तु आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, आप थोड़ी दौड़ते हुए दिखेंगे अपने आप को, तो आपको दिखेगा कि वो आपकी ओर आ रहा है और आपकी ओर में आकर टक्कर मार देगा, है ना। यदि वो आपकी ओर नहीं आएगा, आपके सापेक्ष यदि वो वस्तु आपकी ओर नहीं आ रहा है, फिर तो टक्कर होगी ही नहीं। यही चीज़ आप प्रक्षेप में भी ले जा सकते हैं, प्रोजेक्टाइल में भी ले जा सकते हैं। यदि दो प्रोजेक्टाइल ऐसे चल रहे हैं अपने किसी भी दिशा में, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, तो टक्कर होने की स्थिति तभी उत्पन्न होगा जब कोई एक प्रक्षेप्य दूसरे प्रक्षेप्य को देखेगा तो उसके सापेक्ष उसके दिशा की ओर आता हुआ दिखना चाहिए। तो आता हुआ दिखना चाहिए मतलब क्या होता है, सापेक्षिक वेग उसके दोनों रेखा जो आप अगर जोड़ दें उस रेखा की ओर ही अनुदिश होना चाहिए, है ना, मतलब उसकी ओर आता हुआ दिखना चाहिए। तो उसकी जो सापेक्षिक वेग है वो उन दोनों के जो रेखा है उसके दिशा की ओर अग्रसर हो, अनुदिश हो, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैं ऐसे समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। देखिए, इसको आप वेक्टर फॉर्म में समझिए, है ना, सदिश। देखिए, ये एक प्रक्षेप्य है जो इस दिशा की ओर है, ठीक है, और ये दूसरा प्रक्षेप्य है, ऐसे मान लेते हैं इधर, जो इस दिशा की ओर है, ऐसे, ठीक है। तो ये V1 मान लीजिए, V1 वेग से है, ये V2 वेग से है, ऐसे, ठीक है। तो यदि ये आपका प्रारंभिक है, ऐसे इस बिंदु पर, इस बिंदु से आप निकाल रहे हैं, तो ये है इसकी ओरिजिन, ठीक है ना, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्थिति सदिश R1, ठीक है, और ये हो गया इसकी स्थिति सदिश क्या है, R2, ठीक है। अब इस सदिश को क्या बोलोगे आप, ये वाला जो सदिश है
इस सदिश को क्या बोलोगे? इस दिशा की ओर जो सदिश है इसको क्या बोलोगे? इस सदिश को बोलेंगे R12, मतलब स्थिति सदिश 1 2 के सापेक्ष, है ना? ये होगा, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो R12 कैसे लिखते हैं? ये क्या बन गया आपका? ओरिजिन बन गया, समझ में आ रहा है? तो R12 कैसे लिखते हैं? देख लो कैसे लिखोगे। R12 इस दिशा में, तो R2 माइनस R1 लिखोगे। सही है? अच्छा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो वेग है ना, वेग, वो 1 के सापेक्ष 2 को देखोगे, है ना, 1 के सापेक्ष 2 को देखोगे तो वो इसकी ओर आता हुआ दिखना चाहिए, इसकी ओर आता हुआ दिखना चाहिए, ऐसे। मैंने अभी यही बताया ना कि किसी एक के सापेक्ष दूसरे को देखोगे तो उसकी ओर आता हुआ दिखेगा, तभी टक्कर होगा। तो ये कौन सा सदिश होगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। ये 12 नहीं है, ये 1 2 है, ठीक। तो V21 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। ये कैसे लिखा मैंने? ये मैंने लिखा सापेक्ष वेग, ठीक है ना, सापेक्ष वेग। तो सापेक्ष वेग मतलब एक के सापेक्ष दूसरे को देख रहे हो, तो V2 माइनस V1 हो गया। ये क्या है? ये एक पोजीशन वेक्टर है ना, स्थिति सदिश है, ये स्थिति सदिश है, ये सापेक्षिक वाला नहीं है, स्थिति सदिश है, मैंने इसको माना है। तो वो यहाँ पे देख रहे हो कैसे बना, ये त्रिभुज बन रहा है ना, सदिश का त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला क्या होगा? R1 प्लस दिस इक्वल्स टू R2, है ना। सदिश के त्रिभुज में आपने पढ़ा है R1 प्लस दिस इक्वल्स टू R2। तो ये कैसे निकालोगे? R2 माइनस R1, तो ये R2 माइनस R1 है। तो टक्कर लगने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, टक्कर के लिए स्थिति क्या होनी चाहिए? इसकी जो दिशा है वो इसके ओर होना चाहिए, मतलब इसके विपरीत होना चाहिए, है कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज माइनस, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, तो ये माइनस होना चाहिए, माइनस R12। समझ में आया? क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R21 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आप कंप्लीट वेक्टर नहीं ले सकते, आप केवल दिशा की बात कर रहे हैं, है ना, इसके मैग्नीट्यूड की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, आप इसके दिशा की बात कर रहे हैं, दिशा। तो दिशा में आपको क्या लेना चाहिए? इकाई सदिश। तो इकाई सदिश लिखना चाहिए मुझे। तो इकाई सदिश इस सदिश की ओर, इस वेग की ओर अगर एक डिफाइन कर दें और एक इकाई सदिश इधर डिफाइन कर दें, तो उन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तभी वो कोलाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्लस हो गया, 2 1 करोगे तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको तोड़ के लिखते हैं, इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे V2 माइनस V1, ठीक है, उसको इसके परिमाण से भाग दे दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इकाई सदिश, है ना, ये इकाई सदिश हो गया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? आपने इसको उल्टा क्या कर दिया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी क्या होना चाहिए? R1 माइनस R2 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया R1 माइनस R2 सदिश भाग इसका परिमाण R1 माइनस R2, ठीक है। ये हो गया स्थिति, ये कंडीशन होना चाहिए। यदि ये हो गया तब कोई भी प्रक्षेप दूसरे प्रक्षेप को टक्कर मार देगा। समझ में आया?
कैसे कैसे किया मैंने, इस पॉइंट को फिर से समझा देता हूँ। एक प्रक्षेप इस दिशा की ओर जा रहा है, एक प्रक्षेप इस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी क्षण आपने एक सदिश परिभाषित कर दिया, ये हो गया इसकी स्थिति सदिश R1, इसकी स्थिति सदिश R2, ठीक है। अब एक के सापेक्ष दूसरे को देख रहे हो, तो 1 के सापेक्ष 2 को देखोगे तो उसकी सापेक्ष वेग उसकी ओर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी ओर हो गई है। अब ये सदिश क्या है, ये स्थिति सदिश R12, इसके विपरीत होना चाहिए, तो मैंने माइनस कर दिया और यहाँ इकाई सदिश बना दिया, यूनिट वेक्टर बना दिया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ दिशा की बात कर रहा हूँ, पर परिमाण दोनों थोड़ी बराबर होंगे, तो वो दोनों मैंने नहीं लिखा बराबर, ठीक है। तो इसको माइनस को प्लस करने के लिए मैंने इसको 2 1 कर दिया, ठीक है। तो ये R2 माइनस R1 था, तो अब R1 माइनस R2 हो गया। अब इसके परिमाण से भाग कर दिया, तो ये क्या बन गया, इकाई सदिश बन गया, सही है। और ये क्या बन गया, इकाई वेग है ना, इकाई सदिश ही है, तो ये यूनिट वेक्टर वेलोसिटी हो गई। तो ये अगर समीकरण बैठ रहा है, तब आप बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई भी प्रक्षेप दूसरे को टक्कर मार देगा, ठीक है। तो दो प्रक्षेप के बीच टक्कर की स्थिति क्या होगी, क्या आप उसको लिख सकते हो, यदि एक के सापेक्ष दूसरे का वेग उसके स्थिति सदिश की ओर है, तभी वो उसको टक्कर मार सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। तो चलिए लिख लेते हैं, दो प्रक्षेपों को टक्कर के लिए 2 का वेग 1 के सापेक्ष 1-2 रेखा की ओर होना चाहिए, ठीक है ना, यही इसकी स्थिति है। आया समझ? यदि इस प्रकार मैं पूछता आपसे, ऐसे है ना, यहाँ से इसको फेंक रहे हो और यहाँ से एक को फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो और एक को ऐसे फेंक रहे हो, क्या ये टक्कर खाने वाले हैं? तो ये 1 है और ये 2 है, क्या ये टक्कर खाएंगे? तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ से एक रेखा ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो 1-2 मतलब ये हो गई इसकी दिशा R12, ठीक है। तो इसकी ओर 1 के सापेक्ष 2 का वेग होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इधर होना चाहिए, तभी ये टक्कर खाता हुआ दिखेगा, है ना। जैसे मैंने इसको सीधा बनाया, मान लीजिए ऐसे किसी उठे हुए किसी तल से आप इसको फेंक रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ यहाँ पे ये H1 है और ये H2 है, यहाँ से फेंक रहे हैं इसको, यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है। ये हो गया U1 या V1 हो गया, ये V2 हो गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। और दोनों का कोण दिया गया है, यहाँ से कुछ कोण दे दिया जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये टक्कर खाएंगे, तो यदि उसकी दिशा इसकी ओर होगी तभी टक्कर होगा, ठीक है। ये सब बातें हैं कुछ छोटे मोटे जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट इसमें समझना है, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है। अब फिर से उस चीज़ को समझते हैं, उसके लिए मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ जिसमें अब सदिश से नहीं समझेंगे, है ना, मतलब वेक्टर फॉर्म नहीं होगा। तो ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मान लीजिए V1 है, और इसी रेखा की ओर यहाँ पर इधर V2, ठीक है। तो ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है,
ठीक है, अल्फा बीटा। तो अगर इस वेग के घटक लिए जाए तो ये क्या हो जाएगा, v1 कॉस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा, v1 साइन अल्फा, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इधर क्या हो गया, v2 कॉस बीटा, और इधर क्या हो गया, v2 साइन बीटा, v2 साइन बीटा, ऐसा, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ये दूरी मान लीजिए इनके बीच का ये दूरी L है, ठीक है ना। अब सुन, टक्कर लगने के लिए क्या होना चाहिए, टक्कर की स्थिति क्या होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि अगर सापेक्षिक वेग निकाला जाए, है ना, तो सापेक्षिक वेग मैं इसका नाम दे दूं इस बार मैं इसको A लिख देता हूं और इसको B लिख देता हूं, ठीक है ना। तो सापेक्षिक वेग वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, है ना, किधर होना चाहिए, AB रेखा की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। वेग AB रेखा की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वेग का एक स्पेशल नाम होगा और उसको बोलेंगे आगमन का वेग, ठीक है, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो क्या होता है, वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी होता है, इनके बीच में सापेक्षिक वेग होता है, तो वो वही हो गया VAB या VBA, एक ही बात है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो जरा देखो A के सापेक्ष B का वेग, A के सापेक्ष B का वेग इस दिशा की ओर होनी चाहिए, तो इस दिशा की ओर इनका वेग क्या है, यही दोनों है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, VA, तो VA मतलब 1 का सापेक्ष इस दिशा की ओर क्या है, V1 कॉस अल्फा प्लस V2 कॉस बीटा, यही है ना, V1 कॉस अल्फा V2 कॉस बीटा। तो सर इसका क्या हुआ फिर, इन दोनों का, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष 0 होना चाहिए। पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि टक्कर की स्थिति की बात करें तो B का वेग A की ओर ही होना चाहिए, इसका मतलब सापेक्षिक वेग अगर आप निकालें तो इधर ही होना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ऊपर तभी नहीं आएगा जब ऊपर वाले वेग का मान दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे सीधा है, थोड़ा टेढ़ा मैंने बना दिया है और आप समझ सकते हो, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो टक्कर होने का एक और स्थिति है, टक्कर की स्थिति ये हो गया पहला, और इसी में दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि जिस रेखा की बात कर रहे हो AB रेखा, उस AB रेखा के लंबवत जो वेग है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू AB शुड बी सेम। समझ में आया मैंने क्या लिखा, AB के लंबवत परपेंडिकुलर वेग समान होना चाहिए, आया समझ, मतलब समझना, मतलब आप क्या कह सकते हो, मतलब ये कह सकते हो कि V1 साइन अल्फा का मान क्या होना चाहिए, V2 साइन बीटा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो समझ रहे हो पॉइंट। अगर आप सदिश में नहीं करना चाहते, जो कि अक्सर वो मुश्किल पड़ता है, तो आप इसको घटक में लेकर बात करें, ठीक है। तो ऊपर वाले घटक बराबर होने चाहिए
और ये दोनों घटक जो हैं इसको कहते हैं आगमन का वेग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो यही आ जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए, ये सदिश हो गया, अब तीसरा पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं, नंबर 3, कि समय कितना लगा टक्कर लगने का या एक दूसरे की तरफ पहुंचने का समय कितना लगा, ये पूछा जाए आपसे, तो आप कैसे लिखेंगे? तो टाइम टू कोलाइड, ये पूछा जाए आपसे, है ना। तो टक्कर का समय, टक्कर लगने का समय, ये पूछा जाए आपसे, तो वो क्या होगा बोलो? देखिए, यही दूरी तय करना है, ए के सापेक्ष बी को ये दूरी तय करना है, और वेग क्या होगा? वेग, सापेक्षिक वेग ये होगा। तो सापेक्षिक दूरी कितना है? एल, सापेक्षिक वेग कितना है? ए बी। तो समय क्या हुआ? तो समय बराबर है ना, समय बराबर दूरी बटा वेग। तो वेग क्या लोगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लोगे, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा वेग, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो L डिवाइडेड बाय LV। L क्या है? L को भी आप समझ सकते हो, इन दोनों की सापेक्षिक दूरी है ये, ठीक है, और ये सापेक्षिक वेग है। आ रहा है समझ बढ़िया से? चलो, तो इस पर सवाल करते हैं, है ना, लिख लीजिए। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। चलिए, देखिए, ये एक सवाल है, इस सवाल को मैंने यहाँ पे लिखा है कि कण A जो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर प्रारंभिक वेग 60 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है, उसी क्षण क्या हो रहा है? एक कण B है, उसको विपरीत दिशा में 50 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से A की ओर, जो कि 100 मीटर दूर है, प्रक्षेपित किया जाता है। तो यदि कण हवा में टकराते हैं तो कण B के प्रक्षेपण कोण अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसी समय आपको क्या ज्ञात करना है कि टक्कर में लगा समय, कितना समय लगा, और A से कितने दूर में जाकर वो टकराता है, ठीक है ना, ये सवाल है। तो मैं इसकी जो चित्र है वो बना देता हूँ पहले, तो चित्र से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। ये इस प्रकार है, यहाँ पर A है प्रक्षेपण, ठीक है, उसको आपने कितने से फेंका है? 30 डिग्री के कोण से, कितने? 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और इससे वो कितने दूर है? 100 मीटर दूर है, तो 100 मीटर दूर है। और B प्रक्षेप है, कितने से फेंका जा रहा है? 50 मीटर प्रति सेकंड, और क्या नहीं पता? तो इसको अल्फा लिख दिया ऐसे, ये अल्फा नहीं पता, सही है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो पहले समझो कि ये प्रक्षेप जो है, प्रक्षेपण ऐसे, इसमें त्वरण भी लग रहा है ना। तो एक के सापेक्ष दूसरे का त्वरण अगर निकालें तो एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या आता है? 0 आता है। याद आ रहा है कैसे आता है? दोनों का g है, g, और दोनों ही विपरीत दिशा में, नेगेटिव g में, ठीक है ना। तो लंबवत और नीचे की ओर दोनों का त्वरण g है, तो एक के सापेक्ष दूसरे को अगर आप देखेंगे तो त्वरण 0 आएगा। तो एक तरह का कैसा बन गया? ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला बन गया, है ना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो क्योंकि ये टक्कर खा रहे हैं, इसमें दिया गया है कि वो टकरा रहे हैं, तो टकरा रहे हैं तो क्या होना चाहिए?
इस दिशा में जो भी इनका वेग है वो बराबर होना चाहिए। तो इधर क्या लिखोगे 50, ये कॉस हो गया, इधर साइन हो जाएगा 50 साइन अल्फा, और इधर क्या होगा 60 साइन 30। ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। तो सबसे पहला सवाल यहीं से हल हो गया। नंबर 1, 50 साइन अल्फा बराबर 60 साइन 30। समझ में आया कैसे? अभी बताया था मैंने आपको कि इसके लंबवत ये दोनों रेखा जो है ए और बी के बीच जो रेखाएं हैं, उस रेखा के लंबवत जो वेग होगा वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो चलो ये 0 0 कट गया है ना। अब इसका मान रख दीजिए, तो ये 3 हो गया। तो साइन अल्फा का मान क्या हो गया, ये आधा हो गया ना साइन अल्फा, तो 3/5 ये हो गया साइन अल्फा। तो 3/5 मतलब कितना हो गया अल्फा का मान 37 डिग्री। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल, टक्कर में लगा समय। अब समय कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है आपको? समय बराबर उनके बीच की दूरी और उनका सापेक्षिक वेग। कौन सा वेग? जो उनके रेखा की ओर हो, उन दोनों की ओर जो वेग हो ना, वही वेग है ये, है ना, कंप्लीट नहीं है ये। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, आगमन का वेग है, ये अप्रोच वाला वेलोसिटी है। ठीक है, आगमन वेग, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो वो कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है आपको? इस दिशा की ओर वेग लिखे हुए, तो क्या आ गया 60 cos 30, और इस दिशा की ओर क्या होगा, इस दिशा की ओर हो जाएगा 50 cos अल्फा। अब अल्फा का मान तो पता चल गया आपको, सही है। तो कैसे निकालेंगे इसको, चलिए L का मान कितना है 100। VAB कैसे निकालोगे, 60 cos 30। cos 30 की कितना होता है, चलो मैं एक साथ लिख देता हूँ, 60 cos 30 प्लस 50 cos अल्फा, अल्फा 37 ऐसा। ठीक है, तो इसको अब हल कर लेंगे, सब कुछ पता है आपको। ठीक है, तो इसका मान आ जाता है A 1.09 सेकेंड। ठीक है, ये आ जाता है, कैलकुलेटर लगा के करोगे तो ये आंसर आएगा। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार हो रहा है। तो ये x है, ये y है। ठीक है, यहाँ से आपने फेंका था a को, ऐसे इस प्रकार ऐसे फेंका था, और इधर 100 मीटर की दूरी में b था, है ना, ये ऐसे गया था। ठीक है, ऐसे। तो समझो ये इस प्रकार ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो मान लो वो यहाँ पे टक्कर खाता है इस जगह पे, तो आपको दूरी क्या तय करना है, ये दूरी ऐसे, है ना। तो ये कितना है और ये कितना है, तो ये x है और ये y है। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, √x² प्लस y²। तो ये p है ना। तो AP का मान क्या हो गया, रूट के अंदर x² और y², ऐसे। सही है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान, तो x का मान क्या होगा, इनके सापेक्षिक वेग का x घटक। ठीक है, और y का मान कैसे निकालेंगे, तो y होगा वही जो आपने सीख रखा था वहां पे, है ना। एक बार लिखो इसको, लिख लिए। हाँ, तो ये कैसे निकालेंगे, तो x का मान क्या होगा, केवल और केवल u जो a का है उसका x दिशा में इंटू t। y का मान कैसे निकालेंगे, u a
जो y दिशा में है वो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। समझ आया? चलो, तो रूट के अंदर x UAX क्या है? तो 60 cos 30, ठीक है ना, इंटू t। t का मान क्या आया? 1.09, तो यहाँ लिख दो कि 1.09, ठीक है, प्लस अब y का मान कैसे लिखेंगे? तो y का मान हो गया UAY कितना है? तो 60 sin 30 माइनस हाफ g का मान क्या है? g का मान है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 1.09 का स्क्वायर। इसको हटा दो, ये पूरे में क्या होगा? स्क्वायर। ये पूरे में क्या होगा? स्क्वायर, और इसमें क्या होगा? रूट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नंबर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जिसके कारण कैलकुलेशन टफ पड़ रहा है। आपको बस विधि सीखना है, इस प्रकार सवाल को करते हैं, आपको यही सीखना है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ये इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार जा रहा है ना। आपने ऐसे फेंका था तो ये ऐसे जा रहा है, चलो ऐसे फेंका था, इधर कर लेते ऐसे, ये ऐसे घूमकर ऐसे चला। ठीक है, समझ लिए? आ रही बात समझ में? ऐसे। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन में टक्कर लगने और उनके बीच सापेक्षिक वेग की कहानी। ठीक है, तो आगे समझ सब कुछ। चलो अब एक बहुत ही कॉमन सा एक टॉपिक है, एक या क्वेश्चन समझ लो, जो यही आगमन वेग पे निर्धारित है। ठीक है ना, मैं वो सवाल को ले लेता हूँ ताकि आप कहीं भी देखें तो ये कर पाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कैसा है कि मान लीजिए एक त्रिभुज है जो तीनों तरफ से बराबर है ना, तो समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पर 3 कण है, और इस त्रिभुज का जो लंबाई है वो है ए और जो कोण है वो 60 डिग्री हो गया। अपने आप ही समझ आ गया आपको कि 60 डिग्री कोण है, हालांकि दो में से कोई एक चीज़ लिखी होगी, दूरी लिखा रहता है हमेशा, ए लिखा रहेगा, तो कोण आपने खुद ही निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें जानकारी ये है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो ये जो 3 कण हैं, ये जो 3 वस्तुएं हैं, ये 3 कण इस प्रकार से चल रहे हैं कि इनका जो चाल है वो फिक्स है। कितना है वो? v, ये v है। ठीक है ना, v है, सभी v से चल रहे हैं, पर इनका जो वेग है वो इस प्रकार है कि उसकी दिशा हमेशा अपने सामने वाले की तरफ हो। ठीक है, तो देखो ये जो b है उसकी ओर a की वेग थी, लेकिन b का वेग c की ओर थी, इस प्रकार ऐसे, और c का वेग a की ओर था ऐसे v, और सभी v से चल रहे हैं। अब जैसे ही थोड़ा समय आगे बढ़ेगा वैसे ही जो a है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा और b भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो जब b थोड़ा सा आगे चला गया तो अब ये इस दिशा में थोड़ी जा रहा होगा, अब ये इस दिशा की ओर अग्रसर होगी ऐसे इधर। ठीक है, उसी प्रकार c भी आगे चल गया होगा थोड़ा सा, तो b भी इस दिशा की ओर अब नहीं होगा, अब इधर हो ऐसे ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पर हो। अब a यहाँ आ चुका है तो c का भी वेग इस प्रकार होगा। फिर कुछ समय बाद ये भी थोड़ा आगे आ गया क्योंकि अभी यहाँ आ चुका है, तो अब इसका वेग इस दिशा की ओर होगा, है ना, ऐसे इधर होगा इसका वेग। अब ये भी थोड़ा आगे आ गया क्योंकि अब इस रास्ते में चल रहा है, वो यहाँ आ गया, तो फिर इसका वेग किधर होगा? यहाँ पे। अब a क्योंकि इस दिशा की ओर चलने लग गया है तो यहाँ होगा, तो इसका वेग किस दिशा में होगा? इधर।
तो देख रहे हो किस प्रकार से इसकी जो बिंदु है वो चेंज हो रही है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ऐसे। तो सभी को यदि आप मिला दें, यदि आप सभी बिंदुओं को मिला दें तो ये कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आता हुआ दिखेगा, ठीक है, और ये भी इस प्रकार आता हुआ दिखेगा, ऐसे, और सब के सब यहाँ आके मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा। जबकि एक के सापेक्ष दूसरा देखोगे तो वो हमेशा सीधी रेखा में आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये यहाँ आके मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे सवाल यही सब पूछा गया है क्या, कि कितने टाइम में वो मिलेंगे, है ना, समय। तो टाइम टू मीट क्या होगा, है ना, मिलने का समय, मिलने में जो समय लगा, समय कितना समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इन्होंने दूरी कितनी तय की है, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच, ठीक है ना। तो दूरी कितना तय हुआ है, जब वो मिलने से पहले कितना दूरी उसने तय किया है, ये सवाल है, ठीक है। कैसे करें इसको, तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हमेशा सापेक्षिक वेग काफ़ी लाभदायक होगा, और आगमन का वेग जो मैंने सिखाया आपको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कैसे, अगर आप ए के सापेक्ष बी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इसकी ओर आ रहा है और इसको कोलाइड कर दे रहा है, जबकि ये भी आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, और बी भी आगे आ रहा है। तो आप ए में बैठकर बी को देखोगे तो आपको लगेगा ये आपके तरफ आ रहा है और आके ये कोलाइड हो गया। तो आपको लगेगा उसने दूरी कितना तय किया है, आपके लिए कितना दूरी तय किया उसने, ए दूरी तय किया, और कितने वेग से, तो सापेक्षिक वेग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब आगमन वेग, ये लिख रहा हूँ। तो किस प्रकार होगा जरा समझते हैं, देखो ध्यान से। तो इसका वेग इधर बताओ, इसका वेग ए का इधर है v से, और इसका वेग इधर है v से, ठीक है। इन दोनों के मध्य कोण कितना है, 60 डिग्री। तो b का घटक a की ओर, ये मैंने प्रारंभिक लिखा है, तो ये क्या बन गया, v cos 60, ये b है और ये a है, तो v cos 60 बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, v/2, ये क्या बन गया, v/2, ये क्या है, v। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिखोगे, दोनों एक दूसरे की ओर है, तो क्या बना, v प्लस v/2, ये कितना बन गया, 3v/2। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि समय कैसे निकालते हैं, समय इसके मध्य जो दूरी है वो कितना है, वो है a। तो दूरी कितना आ गया, है ना, L/v अप्रोच, यही बताया था मैंने, ये भी उनका अप्रोच वाला ही डिस्टेंस हो गया, उनके मध्य जो दूरी है। तो ये दूरी कितना है, a, कितने से आ रहा है, 3/2v से, तो कितना हो गया, 2/3 a/v, ये हो गया टाइम। ठीक है, वेरी गुड, टाइम आ गया, ये हो गया पहला। अब दूसरा, डिस्टेंस, कितना दूरी तय हुआ है, ये बताना है आपको कि कितना दूरी इसने तय किया है। कैसे करेंगे, सोचो, तब तो इसको लिख सकते हो, सोच पाए। देखो, ये जो वेग है इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, लेकिन परिमाण नहीं बदल रहा है,
मतलब वो स्पीड कांस्टेंट है, तो आपको डिस्टेंस क्या लिखना चाहिए? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही लिखना चाहिए। तो स्पीड इसकी क्या है? v। टाइम कितना है? इतना ही तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये सापेक्षिक समय नहीं होता, समय तो वही है, भले एक के सापेक्ष दूसरे को आप देख रहे हैं। तो ये v और v कट गए, तो क्या उत्तर आया? देखो ये आया 2/3 a, ये दूरी आया। ठीक है, तो ये आप त्रिभुज में भी पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि ये 2/3 a क्या है ना? ये दूरी आपको समझ आ रहा है? यहाँ से 2/3 आपने दूरी लिखा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2/3 a, तो उसको मीडियन बोलते हैं, है ना? हिंदी में पढ़े हो गया, पर कोई बात नहीं। तो समझ आ रहा है ये सब? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि कहाँ मिलेंगे ये सब ऐसा। ठीक है, तो ये हो गई बात पूरी। ठीक है, कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।